हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले ही मैंने यूट्यूब में एक वीडियो बना के पब्लिश किया था और उसका टॉपिक था कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज आए। उनमें से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जो खुद मेरे साथ कंसल्टेशन करने के बाद खुद से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। कुछ-कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिनका प्रॉब्लम मैंने उन लोगों को सॉल्व करवा के दिया। 90% केस में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो है कि बिजनेस प्लेस को लेके। तो आज मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस प्लेस को लेके जितना सारा इशू है, सारा इशू को एक साथ बना के एक वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो इसलिए मैं ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने के बाद पहले 3 दिन में नंबर आ जाता था। अभी 7 से 15 दिन लग जाता है, उसके बाद आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाता है। पर कई कई बार ये देखा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, फिर 15 दिन बाद आपके पास नंबर नहीं आ रहा है, उल्टा आपके पास शो कॉज नोटिस आ रहा है। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल किए थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी था, जिसका 90% प्रॉब्लम है बिजनेस प्लेस को लेके। इसका डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं इस चीज को आज एक एक करके केस स्टडी के हिसाब से डिस्कशन करूंगा। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है वो है कि इसमें एक लीगल फंडा है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि जो लीगल पेपर्स है उसी को स्कैन करके अपलोड कर दो, नंबर आ जाएगा। पर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही वाइटल जगह है और इस जगह में आपको जरूर कोई एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेकर ही काम करना चाहिए, तब जाके वन शॉट आपका नंबर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक एक केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम मैंने देखा और कैसे कैसे मैंने उसका सोल्यूशन बताया। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। एक क्लाइंट थे जिनका इलेक्ट्रिक बिल था लैंडलॉर्ड के नाम पे, और एक क्लाइंट थे जिसका इलेक्ट्रिक बिल था उनके फादर के नाम पे। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसके फादर के नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है या लैंडलॉर्ड के नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है, यानी कि उनके नाम का कोई इलेक्ट्रिक बिल है ही नहीं, उस जगह पे वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? डिपार्टमेंट को दो चीज चाहिए। पहला चीज है कि आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लैंडलॉर्ड या आपके फादर के नाम पे उसको अटैच करने होंगे, अपलोड करने होंगे। साथ साथ आपको एनओसी अटैच करने होंगे। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर में एक एनओसी बना लीजिए और जो लैंडलॉर्ड है उसका केवाईसी अटैच कर लीजिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। बस आपका जीएसटी में जो प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। कई कई बार ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिक बिल में जो एड्रेस रहता है वो एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट नहीं होने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रिक बिल में हो सकता है कि आप जहां पे आपका बिजनेस है उस जगह का पूरा एड्रेस, यानी मान लीजिए कि पिन नंबर मिसिंग है, डिस्ट्रिक्ट मिसिंग है, पीओ यानी पोस्ट ऑफिस मिसिंग है, पीएस यानी आपका पुलिस स्टेशन मिसिंग है। तो अगर आप ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करते हो जहां पे ऐसा कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो आप जो एड्रेस पे आपका बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऑफिसर देख रहे हैं कि एड्रेस जो है वो एड्रेस प्रूफ सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेंगे? आपको एक शो कॉज नोटिस यानी एससीएन भेज देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन भी देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। आप अगर आपके इलेक्ट्रिक बिल में एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो आपको लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट अपलोड करने होंगे, या फिर लैंड रेवेन्यू रिलेटेड जो पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं खजना, वो पेपर आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उस केस में जो सेल डीड है उसी को आप अपलोड कर दीजिए। चलिए अगला इलस्ट्रेशन में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिनका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या खजना रिसीप्ट तो है पर वो ओल्ड है, यानी कि 17-18 का है। अब जैसे ही उसको अटैच करके अपलोड कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट उन लोगों को एक शो कॉज नोटिस देके बोल रहे हैं कि आप एक लेटेस्ट जो आपका रिसिप्ट है उसको अटैच कीजिए। तो आपको क्या करने होंगे? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप अगर म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत में है तो वहां पे जाइए और वहां पे जो गवर्नमेंट का फीस है वो दे के आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट उसको अपडेटेड करा लीजिए और फिर उसको आप अटैच कीजिए। ये करने से आपका जो प्रॉब्लम है
वह सोल्यूशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, पर एग्जाम्पल नंबर 4 बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरा जब भी लीजर टाइम होगा मैं हर एक क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर आपको बताऊंगा। चलिए अब एग्जाम्पल 4 में आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इशू है ऐसा है कि someone is doing business in rented premises but no rent agreement has been made। ये बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है कि आप जहां पे बिजनेस कर रहे हैं वहां पे जो लैंडलॉर्ड है वो आपको जो जगह है वो भाड़े पे दे दिए, पर कोई एग्रीमेंट नहीं बना, ओरल एग्रीमेंट बना पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना। ऐसा सिचुएशन पे आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने होंगे या जो लैंडलॉर्ड है उससे एनओसी लेने होंगे। तो ये पेपर्स आपको बनाने होंगे, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज्यादा जोर देता है। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर पेपर अपलोड नहीं कर रहे हो तो डिपार्टमेंट के पास इस चीज का पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप सचमुच उस जगह का लीगल ओनर हो या भाड़े पे लिए हो या आप जबरदस्ती उस जगह पे बिजनेस कर रहे हो। तो एक्चुअली मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको ये चीज समझना होगा कि आपको जो सही लग रहा है वो डिपार्टमेंट के नजरिए से सही नहीं हो सकता है, और इस वजह से आपका जीएसटी नंबर जो है बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आपको शो कॉज नोटिस मिल रहा है। तो इसलिए चीज को आपको लीगली सोचना होगा। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 5 में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा क्लाइंट का ये ऐसा प्रॉब्लम था कि जो इलेक्ट्रिक बिल है और जो ट्रेड लाइसेंस है वो दो अलग अलग एड्रेस पे है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपको इलेक्ट्रिक बिल उसी जगह का लेना होगा जहां पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उसी हिसाब से आप रेंट एग्रीमेंट या एनओसी बना लीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैं आपको एक थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2017 से 2020 तक हम लोग जितना सारा क्लाइंट का एसएससी का या टैक्स पेयर्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए, गवर्नमेंट कहीं भी ट्रेड लाइसेंस का स्कैन कॉपी नहीं मांग रहा था। पर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि कई कई बार हम लोगों को एससीएन मिल रहा है कि प्लीज अपलोड ट्रेड लाइसेंस, ऐसा हम लोगों को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन पे मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप जो आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको सही कर लीजिए, और फिर ट्रेड लाइसेंस आप उसी एड्रेस का बनाइए जिस एड्रेस का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इससे जुड़ा हुआ और एक प्रॉब्लम है, खास करके वो प्रॉब्लम हो जाता है जब कोई रोड का नाम, रास्ते का नाम चेंज हो जाता है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल एग्जांपल नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ऐसा था कि प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड है किसी के नाम पे यानी ओन नेम पे, बट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पुराना यानी जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसके नाम पे ही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके हमने उसका नाम जो है चेंज नहीं करवाया। म्यूटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वो अभी तक हुआ नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस जगह पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सेल डीडी अपलोड करने होंगे। देखिए ये जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है 3 फेज में होता है। एक होता है सेल डीड, फिर होता है प्रॉपर्टी म्यूटेशन, फिर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर आपके पास म्यूटेशन नहीं हुआ है प्रॉपर्टी का तो आपके पास टैक्स रिसीव नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो नाम है पुराना, जो जिससे आप वो घर या मकान खरीदे थे, अगर उनके नाम पे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो उसको भी आपको चेंज कराना होगा। पर अगर आप ऐसा नहीं किए तो अभी आपके पास जो एक ही रास्ता है वो है कि सेल डीड को अपलोड करने होंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 7 में आते हैं। मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि रोड का नेम में अगर कोई चेंजेस हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे इस चीज को डील करेंगे। देखिए इशू क्या था, सेल डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव, तीनों डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस है। जैसे सेल डीड में मान लीजिए एक एड्रेस है 17 MG रोड कोलकाता 7,01,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एड्रेस है 26/2, ये ओल्ड नंबर है, और रास्ते का नाम है हैरिसन रोड, यानी जो ओल्ड रास्ते का नाम है वो। तो इस सिचुएशन पे अगर आप सेल डीड और इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट पे अलग अलग एड्रेस है। तो ऑब्वियस सा बात है कि डिपार्टमेंट के पास जैसे आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे वो रिजेक्ट ही करेगा। डिपार्टमेंट इसको अपफ्रंट रिजेक्ट करेगा। इसलिए रिजेक्ट करेगा कि हो सकता है कि ऑफिसर को भी मालूम है कि एमजी रोड का नाम बाद में पहले हैरिसन रोड था, बाद में एमजी रोड हुआ है, पर वो कोई भी लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। और वहां पे देखिए प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव जो है वहां पे सिर्फ ऐसा दिया गया होल्डिंग नंबर 29, प्लॉट नंबर 217, एमजी रोड बड़ा बाजार। तो अगर आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को अगर अपलोड कर देंगे तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा।
तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक चीज करना है कि आपको किसी एक पेपर के साथ स्टिक होना है। यानी अगर आप सेल डीड को अपलोड करेंगे तो सेल डीड में जो आपका एड्रेस है, आपका बिजनेस प्रेमिसेस का एड्रेस उसी में ही देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो पेपर अपलोड कर रहे हैं उसमें है 17 MG रोड, पर जो एड्रेस आप मेंशन कर रहे हैं बिजनेस प्रेमिसेस के नाम पे वो है होल्डिंग नंबर 29 प्लॉट नंबर 217। ये प्राइम ऑफिस से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो चीज चाहिए वो है कि आप जो एड्रेस प्रूफ बता रहे हो उसी का सपोर्टिंग आपको प्रूफ देना होगा। तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तब आपको जो सेल डीड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो भी है उसको अपलोड करना होगा। साथ साथ अगर आपका वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे नहीं है तब आपको जो एक्चुअल ओनर है उससे एनओसी लेने होंगे। आता है प्रॉब्लम नंबर 8 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक अजीब सा इशू हुआ है, और ये इशू बहुत ही कॉमन इशू है। देखिए, इलेक्ट्रिक बिल जो है वो मिसेस के नाम पे, मिसेस एबीसी के नाम पे है, पर जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है वो है हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है एबीसी, मिसेस एबीसी के नाम पे, और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है मिस्टर MNOP के नाम पे एंड अदर्स, यानी उसके साथ उनका वाइफ भी अटैच्ड है। अभी आपको ये चीज सोचना होगा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे ले रहे हैं। अगर मिसेस यानी जो वाइफ है, अगर वो टैक्स पेयर है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास नंबर लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में उनका नाम मेंशन है, तो वहीं से प्रूफ हो जा रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है। अभी देखिए, अगर ऐसा है कि उनका हस्बैंड जो है, हस्बैंड वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं नंबर लेने के लिए, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उनको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट अपलोड करने होंगे। यानी कि आपको केस टू केस बेसिस में ये डिसीजन लेने होंगे कि आपको कौन सा पेपर यहाँ पे सबमिट करने होंगे। अब चलिए एग्जांपल नंबर 9 में चलते हैं। यहाँ पे इशू है ऑल लीगल पेपर्स इन द नेम ऑफ फादर। ये ऐसा सिचुएशन पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपका पापा के नाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है वो ले लेना होगा, और साथ साथ एनओसी लेना होगा। बस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ये सबसे क्रिटिकल जगह है जहां पे हम लोग कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं नो लीगल पेपर्स आर अवेलेबल। को क्लाइंट के सहूलियत के लिए बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लीगल पेपर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसा जगह पे बिजनेस ओपन कीजिए जहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। यानी आपको ऑल्टरनेटिव लोकेशन ढूंढना होगा बिजनेस करने के लिए, जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट या और भी जो लीगल पेपर है वो पेपर आपके पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि YouTube में ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।